Good morning, student. Today we are studying chapter number 4 in your geography, in your civics book. The chapter name is Growing Up as a Boy and a Girl. अजीब सा है ना कि बॉय और गर्ल के रूप में ग्रोइंग होना, बड़ा होना, ये भी क्या चैप्टर होता है क्या? या इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आज अगर किसी घर में कोई बॉय जन्म लेता है, किसी बॉय का बर्थ होता है या किसी गर्ल का बर्थ हो रहा है, तो हम दोनों में सेम फीलिंग आती है ना, अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, है ना? चाहे कोई भी जन्म ले, लड़की या लड़का, ठीक है, हमें सेम फीलिंग आती है। बट अपनी दादी से पूछना, क्या उस टाइम पर भी ऐसा ही था कि लड़की जन्म ले रही है और लड़का जन्म ले रहा है, तब लोगों की मेंटेलिटी उस टाइम पर वैसे ही थी क्या जो आज है? और आज भी अगर हम दादी से ये क्वेश्चन तो जरूर पूछना, और पूछना कि उस टाइम पर क्या होता था, जानने की कोशिश करना, ठीक है? अब हम आज की बात करते हैं। आज की बात करें, है ना? अगर आपकी कोई गर्ल फ्रेंड है, आपके साथ में पढ़ती है, उसका बर्थडे है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या चूज करेंगे, है ना? आप ओनली गर्ल के लिए हम जो अगर उसके बर्थडे का अगर हम कुछ देना चाहें, छोटी अगर गर्ल हो तो हम क्या देंगे, एक डॉल दे देंगे खूबसूरत सी, या किचन सेट दे देंगे, ठीक है? और अगर इसकी जगह किसी बॉय का बर्थडे है और हम उसके बर्थडे में जा रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या गिफ्ट ले जाएंगे? फुटबॉल ले जाएंगे, गन ले जाएंगे। चेंज है, ऐसा क्यों? क्या लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती क्या? खेलती है ना, फिर हम क्यों नहीं ले जाते? या लड़कियां क्या किचन सेट से नहीं खेल सकते? लड़के क्या कुक नहीं होते क्या? कभी सोचा इस तरह से कि हम लड़कों को गन या स्पोर्ट्स वाली चीजें ही क्यों देते हैं और लड़कियों को हम किचन सेट और इस तरह की चीजें क्यों देते हैं? अब समझ में आया? और बॉय और गर्ल में डिफरेंस तो है कहीं ना कहीं, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि लड़की है मीन्स वो इस तरह से रहेगी, ठीक है, और लड़के हैं वो इस तरह से रहेंगे। हमारे समाज में कल्चर फिक्स है कि लड़का है मीन्स इस तरह से रहता है, वो आगे होके ये काम करेगा, और लड़की है मीन्स इस तरह से रहेंगी और वो इस तरह से काम करेंगे, ठीक है? ये कल्चर समझ में आया? ओनली जस्ट एक एग्जाम्पल से हमें समझ में आया ना कि लड़कों और लड़कियों दोनों के रहने के अलग अलग क्राइटेरिया हैं हमारे कल्चर में। क्लियर? तो इस लेसन में हम थोड़ा सा इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? टॉपिक बाय टॉपिक हम हर एक चीज को क्लियर करते जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक लेती हूँ मैं, ग्रोइंग अप इन समोस इन द 1920। अब हम कब की बात कर रहे हैं? 1920 की बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत पहले वाले टाइम पे जा रहे हैं, सोमोआ में जा रहे हैं, ठीक है? ये एक जगह का नाम है। यहाँ पर 1920 में क्या होता है उसके बारे में जानते थे। तो यहाँ पर जब 1920 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद चलने लगता है, सिर्फ इतना सा पेरेंट्स उसे बड़ा करते थे। चलने के बाद बच्चे को उसके बड़े भाई बहन के टेक केयर के हिसाब से छोड़ दिया जाता था। मीन्स आज हमारी मम्मी अभी तक हमारी केयर करती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, जैसे ही बच्चा चलने लगता था मीन्स माँ बाप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते थे, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालते थे? उसके बड़े भाई या बहन, ठीक है? तो फर्स्ट तो ये क्लियर हुआ। सेकेंड, लड़कियां जो होती हैं वो पहले हम लड़कों की बात करते हैं। लड़के 9 इयर्स के आसपास आने तक, जैसे 9 इयर्स के आसपास होंगे, वो मछली पकड़ना जाना शुरू कर देंगे। वहाँ एजुकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। 9 साल के होते ही लड़कों को बाहर भेज दिया जाता था फिश पकड़ने के लिए। वहाँ का मेन वो था, फिश पकड़ने या जितने भी वहाँ के काम थे वो सीखने के लिए लड़कों को उसके ग्रुप में भेज दिया जाता था कि आपको फिश पकड़ के लाना है या जो भी बनाना करना है वो सब काम करना है, ठीक है? लड़कियां 13-14 साल तक बाहर नहीं जाती थी, मतलब घर का ही काम में हेल्प करती थी अपने मदर फादर की, बाहर के काम में नहीं करती थी। 13-14 साल के बाद लड़कियां बास्केट बनाना है, नेट बनाना है, और जो आसपास के काम होते हैं वो काम करते थे। इस तरह का वहाँ का एक कल्चर था कि जो कि सेपरेशन था, लड़कियों को कोई मेन काम नहीं दिया जाता था, सारा मेन काम कौन करते थे? वहाँ के लड़के करते थे, और लड़कियां एज ए हेल्पर उनका काम करती थी। इस तरह का हमने समाज में कल्चर देखा। हम 1920 की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये तो एक वहाँ का वो एक कल्चर डिस्कस किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रोइंग अप मेल इन एमपी इन द 1960। अब हम 20 से कहाँ शिफ्ट हो गए? 60 में। और कहाँ की बात कर रहे हैं? एमपी की। एमपी हमारा स्टेट है ना? तो यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है कि जो यहाँ पर एमपी में 1960 की अगर हम बात करें
तो जो स्कूल्स होते थे, गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग स्कूल होते थे, सेपरेट होते थे, दोनों साथ में नहीं होते थे। और जो गर्ल्स के स्कूल होते थे उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज होती थी। कैसी होती थी? मीन्स उनका स्कूल पैक रहता था। अगर वो प्ले करना चाहें तो स्कूल के चारों तरफ तो बिल्डिंग रहती थी और बीच में ग्राउंड हुआ करता था जिसमें गर्ल्स प्ले कर सकती हैं, खेल सकती हैं, है ना। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बीच में ही, स्कूल के बीच में ही ग्राउंड हुआ करता था जहां पर गर्ल्स प्ले कर सकती थी। अगर इससे बॉयज को कंपेयर करें, बॉयज का स्कूल कैसा रहता था? तो बॉयज का स्कूल जस्ट रूम बने रहते थे और ग्राउंड पूरा ओपन रहता था। वो कहीं पर भी, उसमें कोई वॉल नहीं होती थी, कोई बाउंड्रीज नहीं रहती थी, एक ओपन स्पेस रहता था जो कि उनका ग्राउंड होता था, कि मतलब वो ग्राउंड में कैसे भी खेल सकते हैं। समझ में आया डिफरेंस? गर्ल्स के लिए एक बाउंड्री बनाई जाती थी या स्कूल के मिड में, बीच में एक प्लेग्राउंड बनाया जाता था और लड़कों के लिए ओपन प्लेग्राउंड होता था। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड, जब लड़कियां जाती थी स्कूल से घर पे तो वो मेन रोड नहीं पकड़ती थी कभी भी जाने के लिए, गलियों के थ्रू गली गली से जाती थी। और गली गली से जाने के साथ भी लड़कियां हमेशा ग्रुप में जाती थी। एक सिंगल लड़की कभी भी अपने घर पर नहीं जाती थी, ग्रुप में जाती थी। उसकी जगह लड़के मेनली मेन रोड पर बैठ के बातें बनाया करते थे, है ना। वो आराम से टोलियों में खड़े हो जाते थे लड़कियों के जाने पर और उनको या तो छेड़ा करते थे या इस तरह की बातें हुआ करती थी वहां पर। लड़कों के लिए रोड पर बोलना, रोड पर घूमना या कहीं पर भी आने जाना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था वहां पर उस टाइम पर। 1960 की बात कर रहे हूँ। बट वहीं लड़कियों के लिए क्या था कि आपको अकेले नहीं जाना है, कहीं पर भी मेन रोड से नहीं निकलना है, या फिर लड़के जहां खड़े हैं हमें वहां से भी नहीं निकलना है, और जैसे ही छुट्टी हो आपको घर सीधे आना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है लड़का और लड़की में अंतर क्लियर है ना। दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि लड़के और लड़कियों में जो हम आज बोलते हैं कि दोनों इक्वल हैं, इक्वलिटी। बट है क्या? पहले के जमाने की अगर मैंने बात की तो दो आपको एग्जाम्पल दिए कि पहले के जमाने में इक्वलिटी बिल्कुल नहीं थी, काफी अंतर था दोनों में, एक लड़के होने में एक लड़की होने में। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो हमने अभी देख लिया क्या हुआ, अब स्टोरी देखते हैं। आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी को मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, स्टोरी है, उसमें एक लड़की है, उसकी मम्मी से बोल रही है कि हमें पिकनिक जाना है, बट टीचर ने बोला है कि कोई बड़ा साथ होगा तभी आपको पिकनिक ले जाएंगे। ठीक है, तो उसकी मदर से वो बोलती है कि आप चले हमारे साथ, और फिर बातों बातों में बोलती है कि हर बार तो मनप्रीत की जो मदर है वो घर में फ्री रहती हैं तो वो चली जाती हैं, आप तो वर्किंग वो हो, आप घर का भी काम करती हो ना, वर्किंग वूमेन हो, तो आप नहीं जा पाती। लेकिन हर बार मनप्रीत की जो मदर है वो हाउस वाइफ है, वो फ्री रहती है तो वो हमारे साथ चली जाती है। देन उसकी मदर को बुरा लगता है कि हाउस वाइफ है मतलब फ्री है, मीन्स उनके पास कोई काम नहीं है क्या। तो वो अपनी बच्ची को वो लेसन टीच करने के लिए कि क्या हाउस वाइफ कुछ भी काम नहीं करती, मनप्रीत के घर ले जाती है। ठीक है, सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो आपके और हमारे सबके घर में ऑलमोस्ट होती है ना। समझ में आया अभी तक का कि वो उनके घर पे जाते हैं, मनप्रीत के घर पे जाते हैं। मनप्रीत के घर पे जाके वो बात करते हैं और वो बताती हैं, जो लड़की की मदर है वो मनप्रीत की मदर से कहती हैं कि इन्हें ऐसा लगता है हाउस वाइफ कुछ काम नहीं करती। तो देन मनप्रीत की मदर भी कहती है हाँ बोले मेरे घर में भी यही हाल है। तो बोले थोड़ा सा अपन एक चेंज करके देखते हैं ना। अब वो चेंज क्या करते हैं, वो बोलती है मनप्रीत की मदर, वो जो गर्ल की मदर है वो मनप्रीत की मदर से बोलती है कल से आप स्ट्राइक पर हो। मतलब स्ट्राइक कैसे, मतलब कल से आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगे जो कि आप करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप स्ट्राइक पे चले जाओ। बोले ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसे भी कि हाँ चलो चल के देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कल से मैं स्ट्राइक पे रहूंगी, घर का कोई काम नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अलार्म बजता है, देन कोई उठता नहीं है। जब उसके फादर उठते हैं तब तक बहुत ज्यादा लेट हो गए होते हैं, है ना। वो आवाज लगाते हैं तो फिर मनप्रीत की जो मदर है वो बोलती मैं स्ट्राइक पर हूँ, है ना, मैं तो कुछ काम करूंगी नहीं। तो उसके फादर बस जल्दी में बच्चों को रेडी करते हैं, रेडी करते करते बस आ जाती है। जब तक बच्चे रेडी नहीं हो पाते तो मनप्रीत के जो फादर हैं वो बोलते हैं चलो मैं आपको कार से छोड़ूंगा बच्चों को। देन वो जाने लगते हैं, तब उन्हें याद आता है अरे लंच तो बनाया ही नहीं है। देन
वो बोलते हैं ऐसा करो, आज आप कुछ पैसे ले जाओ, स्कूल की कैंटीन से खा लेना। देन वो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं हमारी मदर ने हमें पैसे दे दिए हैं, हम स्कूल से खा लेंगे। ठीक है, मतलब सुबह का जो बस का रूटीन फॉलो करना है, बच्चों को उठाना है, तैयार करना, वो सब क्या हो गया, बहुत ज्यादा लेट हो गया। लंच भी नहीं बनाया है उनका। ठीक है, अब शाम को जब वो आते हैं तो क्या हाल देखते हैं, घर पूरा फैला हुआ है, जगह जगह से अस्त व्यस्त हो रहा है, और शाम का खाना भी अभी तो बनाना है, क्योंकि वो तो बनाएंगी नहीं, है ना, वो तो स्ट्राइक पे चली गई हैं, और पूरी तरह से पजल हो जाते हैं। ठीक है, देन उन्हें क्या समझ में आता है, घर का काम क्या इजी है। एक जो लेडी घर का काम करती हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, है ना। हम सोचते हैं ये तो एकदम फ्री है, घर का काम किया, 2-3 घंटे का काम होता है, दिन में सो जाती है, शाम को फिर थोड़ा सा काम निपटा है, दिन भर फ्री रहती है। ये हमारी मेंटेलिटी होती है ना हाउसवाइफ के लिए, है ना। जो वर्किंग वूमेन है उसके लिए हम सोचते हैं चलो थोड़ा बहुत घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, बट हाउसवाइफ के लिए यही मेंटेलिटी रहती है ना। तो यही है वैल्यूइंग हाउस वर्कर। जो हाउस वर्कर हैं उनकी वैल्यू क्या रहती है, उनकी वर्किंग वुमेन की कंपेरेटिव वैल्यू क्या रहती है, लेस लेते हैं, बहुत कम वैल्यू होती है उनकी, और ऐसा हम सबकी मेंटेलिटी में होता है ना। बट क्या ये सही है? एक दिन आप लोग भी इस तरह से स्ट्राइक करके देखना कि मम्मी से बोलना, जिसकी भी मदर हाउस वाइफ है, बोलना कि आप मम्मी आज स्ट्राइक पे चले जाओ, आपको ये वैल्यू समझ में आ जाएगी। और इसी तरह से सबसे ज्यादा वर्क अगर कोई करता है तो एज अ हाउस वाइफ वर्क होता है, क्योंकि उन्हें न तो कभी छुट्टी मिलती है ना, और कभी भी किसी भी हावर में उनका पूरा काम चलता रहता है। उन्हें कभी सोने का भी, कभी सोते सोते भी आप मम्मी को उठा देते हो, मम्मी भूख लगी है, देन वो उठ के किचन में जाएगी, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाएगी खाने का। मीन्स उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि 6 आवर काम कर रही है, 8 आवर काम कर रही है, 10 आवर काम कर रही है, 24 आवर काम करती है विदाउट एनी लीव, और उस पर पेमेंट भी नहीं मिलता उन्हें, है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वर्क क्या है, हाउस वर्क है। क्लियर? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा स्टोरी के थ्रू आपको। अब देखते हैं लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अब ठीक है ना, हम आते हैं नेक्स्ट पे इससे जुड़े वाले टॉपिक पर कि क्या होता है, जो हाउस वाइफ रहती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प के लिए डोमेस्टिक वर्कर की हेल्प लेती है ना। हमारे घर में, कईयों के घर में झाड़ू वाली, पोछे वाली या बर्तन साफ करने वाली कुछ डोमेस्टिक वर्कर लगी हुई रहती है, जो कि मदर की हेल्प के लिए रहती है। अब हमने तो हेल्प के लिए लगाया है, बट एक बार एक नजर उनकी भी लाइफ पर देखते हैं हम कि उनकी लाइफ कैसी रहती है। जो डोमेस्टिक वर्कर है, इसमें एक एग्जांपल आपके दिया हुआ है डोमेस्टिक वर्कर वाले टॉपिक में, कि जो एक वर्कर है वो डोमेस्टिक वर्क का काम करती है किसी के यहाँ, और वो किचन का काम करती है, खाना बनाने का। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि वहां पर जो था वो रूटीन इस तरह से था, जो लेडी थी जिसके यहाँ ये काम करते थे काफी स्ट्रिक्ट और रूड थी। सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग इन लोगों को, जितने भी वहां पर वर्कर थे डोमेस्टिक वर्कर, उनको उठना होता था। 5 बजे उठने के बाद जब उनको खाना दिया जाता था तो चाय के साथ 2 चपाती, वो भी सूखी दी जाती थी। 2 से 3 एक्स्ट्रा चपाती बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो वो तो जो लेडी थी वो खाना बनाती थी, तो कई बार जो वर्कर रहते थे वो बहुत ज्यादा भूखे प्यासे रहते थे, तो वो उनसे चोरी छुपे एक एक चपाती की डिमांड करते थे कि एक एक चपाती मुझे एक्स्ट्रा दे दो, बहुत ज्यादा भूख लगी। तो वो उनकी हेल्प कर देती थी, लेकिन ये सब काम कैसे होता था, चोरी छुपे होता था, किसी के सामने नहीं होता था। जब भी वो देख लेती थी तो काफी नाराज होती थी, और साथ में उनका जो बिहेवियर था उनके प्रति वो बहुत ज्यादा रूड रहता था। वो बिल्कुल भी उनके साथ हेल्पफुल या प्यार से बात नहीं करती थी। इसके अलावा विंटर के सीजन में है तो उन्हें पैर में चप्पल पहनने की परमिशन नहीं थी। कई बार उनके पैर सूज जाते थे ठंड के कारण, वो कुछ भी बट नंगे पैर उन्हें सारे काम करने होते थे। तो इस तरह के डोमेस्टिक वर्कर जो रहता है उन्हें एक तो बहुत ज्यादा अर्निंग उनकी नहीं होती, उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है काम के लिए। इसके अलावा टाइम कितना देती है वो, बहुत ज्यादा उनका टाइम कंज्यूमिंग काम है, उसके कंपेरेटिव सैलरी बहुत कम है। और मेन चीज आती है उनके साथ बिहेव कैसे किया जाता है। जो नॉर्मल वर्किंग वुमेन रहती हैं और डोमेस्टिक वर्कर रहती हैं, क्या दोनों के साथ इक्वल बिहेव किया जाता है? क्या नहीं किया जाता ना, दोनों का अलग अलग बिहेवियर रहेगा। जो वर्किंग वुमेन ऑफिस में या किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रही होगी उसके साथ नेचर, हमारा बिहेवियर अलग रहेगा, और जो डोमेस्टिक वर्कर है उसके साथ बिहेवियर अलग रहेगा। तो काफी टफ होती है इनकी लाइफ, है ना। और एक रेशो है आपकी बुक में कि दिया हुआ है कंपेयर करके कि एक ही पोस्ट के लिए अगर
एक लड़की काम कर रही है और एक लड़का काम कर रहा है, एक मेल और फीमेल अगर दोनों एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वहां भी कंपेयर किया गया है कि जो फीमेल है उनको सैलरी कम दी जाती है मेल के कंपैरिजन में। तो इस तरह का भेदभाव हमेशा फीमेल्स को फेस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ये लेसन कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि किस तरह से अनइक्वलिटी हर लेवल पर वुमेन्स फेस करती हैं, फीमेल जो भी हैं वो फेस करती हैं अनइक्वलिटी, और किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है। ये सारे हमने पढ़ लिए। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हमारा डोमेस्टिक वर्कर क्लियर हुआ, सैलरी कॉन्सेप्ट बताया है कि लड़कियों की सैलरी कई जगह लड़कों के कंपेरेटिव कम होती है, उन्हें इक्वल नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये है लास्ट हमारा टॉपिक वुमेन वर्क्स एंड इक्वलिटी। अब गवर्नमेंट को भी ये दिख रहा था कि वुमेन वर्क तो बराबर कर रही है ना, और उसके अलावा भी कई बार तो एक्स्ट्रा वर्क कर रही है। कैसे एक्स्ट्रा वर्क करती है कि वुमेन अगर वर्किंग वुमेन है वो घर पे भी काम करके आती है, बच्चों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहती है और ऑफिस में भी आके काम करती है ना। अगर इसी जगह मेल को हम कंपेयर करें तो मेल जो रहते हैं घर पे न के बराबर काम करते हैं, बच्चों की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो ओनली ऑफिस वर्क करते हैं। तो वर्किंग किसका ज्यादा है? वुमेन का ज्यादा है ना। सैलरी किसकी कम है? वुमेन की कम है। मीन्स वर्किंग भी ज्यादा है, सैलरी भी कम है। तो गवर्नमेंट को ये जो अनइक्वलिटी दिखी है, देन गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इक्वलिटी लाई जाए, है ना। इक्वलिटी लाई जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उन्होंने 2 फॉर्म पर काम किया। फर्स्ट तो क्रीच हाउसेस बनाए कि मीन्स कहीं पर भी जहां पर 30% से ज्यादा लेडीज अगर काम कर रही है ना, तो वहां पर उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए छोटा सा घर की तरह से एक रूम प्रोवाइड किया जाए, जिसे हम शिशु गृह कहते हैं, ताकि बच्चों की वहां देखभाल होती रहे और उनकी वर्किंग भी इफेक्टिव ना हो। मतलब उन्हें जो चिंता होती है तो छोटे बच्चों को वो वहां से टेक केयर भी कर सके। इस तरह का गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। सेकंड बनाया है आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी के थ्रू क्या होता है? बच्चों को खाना भी मिलता है और बच्चों की एजुकेशन भी वहां पर होती है। उसके थ्रू लड़कियां पढ़ पाएगी, जो कि कई बार रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में स्कूल ही नहीं आ पाती। तो आंगनबाड़ी के थ्रू उन्हें कुछ पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है, उनको लिटरेट किया जाता है कि आपको स्कूल भी जाना चाहिए, और जाना है तो क्यों जाना चाहिए, है ना। तो आंगनबाड़ी और क्रीचर्स हाउस जो शिशु गृह हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। इस तरह का रूल निकाला है गवर्नमेंट ने, और इसके थ्रू थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इक्वलिटी लाने की कोशिश की है। तो एट द एंड ऑफ दिस लेसन हमने इस लेसन में वर्किंग वुमेन के बारे में, सबसे पहले तो गर्ल और बॉय के डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा जाना है। देन वर्किंग वुमेन को हमने जाना है। उसके अलावा वर्किंग वुमेन में भी जो डोमेस्टिक वर्क करती हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव होता है, हाउसवाइफ का वर्क कैसा होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है। आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।